मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम अध्याय 6 के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आप तक अब से पूर्व 2 वीडियो जारी कर दिए हैं और अब आज हम तीसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। इसके अंतर्गत इसमें हम आज शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायाधिकार पर सदस्यता का सवाल एक बड़ा गंभीर सवाल है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे कर लिए हैं तो सभी देशों ने अपनी इसकी प्रमुख सालगिरह को मनाने के लिए 2005 में सितंबर में जब इस प्रकार का आधार रखा कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे समाप्त किया जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ इकट्ठे हुए इस अवसर में मौजूद स्थायी सदस्यों की समीक्षा हुई और शामिल नेताओं ने निम्न कुछ कदम उठाए कि शांति स्थापना संस्थापक आयोग का एक गठन होना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल रहता है तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायी ले। इस बात की भी इसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई और मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई, जो 19 जून से फिर बाद में ये सक्रिय भी हुआ और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलियन को भी प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरी सहमति हुई और हर प्रकार से रीति रिवाज के माध्यम से या हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र उसका गठन और न्यायिकता परिषद को समाप्त करने पर सहमति हुई और उसके पश्चात यह पेशदारी शांति संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक बड़ा पेशदार है कि शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों को कहाँ तक और किस हद तक समाप्त करने में अपनी कैसे भूमिका निभाए, अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या है, मानव अधिकार क्या है, इन सारे तत्वों को कौन तय करेगा और मानव अधिकार के उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए। ये कुछ ऐसे प्रश्न उलझ गए जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार बनना, यहाँ तक कि व्यवहारिकता को आतंक को सर्वमान्यता परिभाषित हो सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये कुछ नए सवाल उजागर सामने आ गए। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो बिंदु यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जो स्थिति है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों से अपना जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व में मजबूती और दृढ़ता की से भारत समर्थन भी करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देशों के बीच सहयोग, बढ़ावा और विकास की भूमिका को भी बढ़ावा देने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत का यह विश्वास भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास के मामले में प्रमुखता होनी चाहिए और उस प्रमुखता के अंतर्गत भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर के है और सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ गई है और भारत का मानना है कि इसमें सुरक्षा परिषद के
प्रतिनिधित्व चरित्र की भी हानि हुई है और परिषद का विस्तार करने और ज़्यादा प्रतिनिधात्मक होना चाहिए, विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिले। ये कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए 1965 में 11 से बढ़ा करके ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई और स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। ऐसी स्थिति में आकर 10 का 10 बना हुआ है। तो यह तथ्य एक संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भी ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं जो इस मामले को रखते हैं और भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहता है और उस वृद्धि में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ाए। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता और विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है और इसी कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर होनी चाहिए। इस प्रकार की भारत वकालत करता है। दूसरा आश्चर्य है कि भारत भी खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है और भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला एक दूसरा देश है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का दावेदार भी है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग भी लिया है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति बहाल करने में या अन्य कोई कार्य में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है कि वो तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी नियमित रूप से अपना योगदान दिया है तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व बढ़ता है और किसी भी देश को अपनी बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति से मिलता है। तो इस विदेश नीति के लिहाज से भी हमें भारत को सुरक्षा परिषद में एक ताकतवर के रूप में उभरना चाहता है और भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने हैं, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं और उसमें हमारा पड़ोसी जो राष्ट्र है पाकिस्तान, वो भी हमारे विरोध में चलता है। ऐसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर स्थायी सदस्यता में शामिल नहीं किया जाए। मिसाल के तौर पर कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर के भी चिंतित हैं और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा तथा अन्य देश मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़े, जिससे ये देश विरोध करते हैं और ऐसी स्थिति में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ सुधारों में काफ़ी कुछ आधार रखा जाता है और उसमें सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंद नहीं है। इन्हें सरोकार देखने के हुए भारत या किसी भी देश को लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। अब हमारा अगला बिंदु है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार में कुछ तेज से बदलाव आया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ध्रुवीय में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसके कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की प्रवृत्ति के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम कर सकता है? इन प्रश्नों पर अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका ही एक ऐसा मात्र शक्ति रहा है जो अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत के बूते पर संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है।
दूसरा कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव भी है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देता है और अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। और यही एक तथ्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भू क्षेत्र में भी स्थित है। इस कारण से भी अमेरिका का प्रभाव उसमें बढ़ जाता है और राष्ट्र संघ के कई नौकरशाही इसके नागरिक होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके विरुद्ध अथवा उसके साक्षी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका के अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करता है कि अमेरिका अपने वीटो से उसे रोक सकता है और अपनी ताकत से निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन से भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकतों पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर जो कायम कर सकता है वह उसके संगठन और अमेरिका के नेता संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आलोचना करते हैं। लेकिन इस बात को समझना भी आवश्यक है कि झगड़े और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ही 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिका रवैये और उसकी नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगता, लेकिन लगाना एक हद तक संभव था और उसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की भी यही वजह है जहां अमेरिका के खास रवैये का नाम दिया और उसकी देखरेख में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। यह प्रौद्योगिकी एक नीति एक व्यवस्था है जिसके तहत सारी स्थितियों का आंकलन किया जाता है और आने वाले दिनों में पारस्परिकता निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा और लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे और ऐसे तरीके तलाशने होंगे जो विश्व के हित और बिरादरी के अनुकूल हों और ऐसे तरीकों को उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों को व्यापक धरातल पर मेल खाते हों।